जय हिंद साथियों, मैं अमित और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम लूसेंट को साइंस से स्टार्ट किया हमने दोस्तों, पेज वाइज इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम दोस्तों फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस में भी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कल तक आपको 210 नंबर के पेज तक पढ़ा दिया था। आज दोस्तों हम 211 नंबर का पेज पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ी सी ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों इसमें और थोड़े से कॉन्सेप्ट से चीज़ों को याद करते हैं ताकि हम रटे नहीं दोस्तों, हमारी चीज़ें क्या हमको समझ में आ जाए। तो दोस्तों कल वाले पेज पे 210 नंबर की जो लास्ट हेडिंग थी दोस्तों, वो थी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप यहाँ पे सामने देख ही रहे होंगे दोस्तों, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू लेंस। तो इसमें दोस्तों क्या था कि सामान्यतः दो गोली पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, लेंस किसको कहते हैं पूछ लेगा तो दो गोली पृष्ठ से घिरे अपवर्तक माध्यम को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेंस कहते हैं। प्राय लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस दोस्तों, जिसको कि कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि अगर हिंदी में क्वेश्चन देता तो कई बार क्या है दोस्तों, वो कॉन्वेक्स लेंस भी लिख के दे देता है दोस्तों। और इंग्लिश वाले भी हिंदी में याद रखें थोड़ा सा। तो कॉन्वेक्स लेंस को दोस्तों बोलते हैं उत्तल लेंस, और सेकेंड है दोस्तों अवतल लेंस, जिसको कि कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 211 नंबर के पेज से, जो कि दोस्तों आज की फर्स्ट हेडिंग मान सकते हैं आप। अब यहाँ पे दोस्तों लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डायग्राम में हम जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों C1 है, F1 है, O है, F2 है, C2 है। ऐसी दोस्तों हमने नाम रख दिए हैं सारी चीज़ों के, है ना। और F2 C2 वैसे ये दोस्तों उत्तल लेंस में है। वैसे ही दोस्तों अवतल लेंस में भी यही है, C1 F2 O F1 और C2 दोस्तों। अब हम दोस्तों देखते हैं कि ये पारिभाषिक शब्द है क्या आखिर में। तो इसमें दोस्तों O जो है ये प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे जो दोस्तों ये O लिखा ना, ये प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पे अवतल लेंस में भी O लिखा है, ये प्रकाशिक केंद्र। वैसे ही दोस्तों C1 और C2 क्या है इसको जान लेते। और C1 और C2 ये जैसे कि ये लिखे दोस्तों, C2 लिखा है, ये दोस्तों C1 लिखा है। तो ये दोस्तों लेंस का मुख्य अक्ष है, लेंस का मुख्य अक्ष है। वैसे ही दोस्तों F1 क्या है, ये दोस्तों F1 लिखा, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे F1 लिखा है ना। ये C1 C2 था इसमें दोस्तों अवतल लेंस में। तो F1 दोस्तों प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस क्या है दोस्तों, F1 है। फिर है दोस्तों F2 द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस। द्वितीय फोकस दोस्तों यानी कि मुख्य फोकस है दोस्तों F2 है। ये रखा दोस्तों F2, ये लिखा दोस्तों इसमें। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। थोड़ा सा छोटा करके इसको देख लेते पूरी टेबल को एक साथ। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये जो भी प्रतिबिंब हम देखेंगे दोस्तों, ये उत्तल लेंस के लिए बने प्रतिबिंब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वस्तु की स्थिति, जब वस्तु कहाँ अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, F2 पे बन जाएगी, है ना। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पे बन जाएगी। और दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा एवं उल्टा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, उत्तल लेंस में क्या बोला है, जब अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ दोस्तों F2 पे बन जाएगा। जैसे कि ये दोस्तों वस्तु क्या अनंत पे रखी तो यह उत्तल लेंस है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब भी यहाँ पे बन जाएगा, F2 पर बन जाएगा। और बहुत ही वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों आप डायग्राम बना लेना दोनों का, और जो जो स्थिति है उनको समझ लेना, है ना। क्योंकि समझ लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने से कुछ होगा नहीं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में।
उत्तल लेंस में क्या क्या है इस प्रकार। C1 से परे जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी दोस्तों, C1 से परे होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब दोस्तों इसमें F2 एवं C2 के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब इसमें कहाँ बनेगा दोस्तों, F2 एवं C2 के बीच में बनेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें प्रतिबिंब F2 एवं C2 के बीच में बनेगा। और वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब अगर C1 से परे रखा हो, मतलब वस्तु अगर C1 से परे रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो F2 एवं C2 के बीच में होगी दोस्तों। डायग्राम दे देगा तो। और प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की तुलना में आकार कैसा होगा, तो वास्तविक छोटा तथा उल्टा होगा। अब दोस्तों प्रतिबिंब अगर C1 पर रखा हो तो प्रतिबिंब की वो वस्तु C1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी दोस्तों, C2 पर हो जाएगी। प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक, बराबर तथा उल्टा बनेगा। वैसे ही दोस्तों जब वस्तु की स्थिति C1 एवं F1 के बीच में हो तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, C2 से परे होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वैसे ही दोस्तों वस्तु की स्थिति अगर F1 पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों अनंत पर जाकर बनेगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों वास्तविक, बहुत बड़ा तथा उल्टा होगा दोस्तों। आकार जो होगा ना उल्टा होगा। अब दोस्तों O एवं F1 के बीच में अगर वस्तु रख दें हम तो लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, लेंस के उसी ओर बनेगी जिस ओर क्या है दोस्तों, वस्तु है। और प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आप याद रख लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसको डायग्राम बना के आप देख लेना दोस्तों, कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। अवतल लेंस में दोस्तों हमेशा एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि F2 तथा प्रकाशिक केंद्र O क्या है। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अवतल लेंस है ना दोस्तों, ये अवतल लेंस है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, O तथा प्रकाशिक वो F1 के बीच में बनेगा दोस्तों, है ना। F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनता है दोस्तों प्रतिबिंब। ये जैसे कि दोस्तों O है और यहाँ पर F2, इनके बीच में ही कहीं पे दोस्तों प्रतिबिंब, जैसे यहाँ कहीं पे भी मान लो दोस्तों O और F2 के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। ये प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। अब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर हो तो उसकी क्षमता दोस्तों क्या होता है, P = 1/F। क्या होता है क्षमता दोस्तों, P = 1/F डायोप्टर होती है। डायोप्टर दोस्तों SI मात्रक है जिसे कैपिटल D द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों लेंस का जो मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो डायोप्टर जो है दोस्तों लेंस का मात्रक होता है, यूनिट होता है, SI यूनिट होता है दोस्तों। और इसे दोस्तों कैपिटल D से सिंबल मतलब सूचित किया जाता है दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता, जो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ये ऑप्शन में दे देगा A धनात्मक, B दे देगा ऋणात्मक, ऑप्शन A दे देगा, ऑप्शन C दे देगा A तथा B दोनों, और ऑप्शन D दे देगा इनमें से ये सभी, है ना। ऑप्शन D क्या दे देगा दोस्तों, ये सभी। तो आपको दोस्तों ऑप्शन कैसे लगाना है, तो क्योंकि दोस्तों A भी सही है, इस अगर D ऑप्शन में ये सभी दे दिया तो दोस्तों A भी सही है कि धनात्मक भी होती, भाई B भी सही है कि ऋणात्मक भी होती, और C भी सही है कि दोनों होती है
है ना, धनात्मक एवं ऋणात्मक, और डी भी सही है दोस्तों यहाँ पर कि ये सभी, तो ऑप्शन डी लगाएंगे। और अगर ऑप्शन डी ये सभी ना देता और दोस्तों कुछ और दे देता, मतलब कि 1.5 या कुछ लिख देता, तो अपना ऑप्शन सी सही होता दोस्तों कि ए तथा बी दोनों आएगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन भी ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। अगर आप ऑप्शन ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर देते तो आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, वरना आप सोचते रह जाओगे कि सही तो करा था, गलत कैसे हो गया। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। अब लेंस की क्षमता में परिवर्तन क्या होता है, तो लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी भी क्षमता तथा फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। अगर आप दोस्तों लेंस को किसी भी द्रव में, पानी ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि एक बाल्टी पानी में आप दोस्तों लेंस को डुबाएंगे ना, तो उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी द्रव में लेंस को डुबाने से क्या होगा, तो दोस्तों आंसर है उसका फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती। यहाँ लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो भी बदलाव होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये जो बदलाव है दोस्तों लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है ना। किसी भी म्यू अपवर्तनांक आपको मान लेना और उसको किसी म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों 3 स्थितियां इसमें उत्पन्न होंगी दोस्तों, है ना, इनको भी देख लेते हैं स्थिति। तो म्यू बड़ा हो जाएगा म्यू डैश से, क्या होगा दोस्तों, म्यू डैश, क्योंकि अपवर्तनांक का दोस्तों क्या साइन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, अपवर्तनांक को म्यू डैश बोल रहे हैं दोस्तों और द्रव के अपवर्तनांक को म्यू बोल रहे हैं। तो हम दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, तो म्यू दोस्तों बड़ा हो जाएगा म्यू डैश से, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक दोस्तों बड़ा हो जाएगा लेंस के अपवर्तनांक। अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए दोस्तों कांच म्यू इक्वल टू 1.5 के लेंस को पानी म्यू डैश इक्वल टू 1.33 में डुबाने पर, आपको दोस्तों ये एग्जाम्पल याद रखना है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ही है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन आपको बेस्ड कर देगा। कॉन्सेप्ट की मदद से भी दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हम दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कि म्यू इक्वल टू म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। पूछ लेगा दोस्तों कि समान अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने से क्या होगा, फोकस दूरी घटेगी, बढ़ेगी, बराबर रहेगी या समानांतर हो जाएगी। तो आंसर है दोस्तों फोकस दूरी जो है दोस्तों, या ई ऑप्शन दे देगा कि अनंत हो जाएगी, तो आंसर है दोस्तों ई कि फोकस दूरी है जो लेंस की अनंत हो जाएगी जब इक्वल रहेंगे, दोनों के अपवर्तनांक क्या दोस्तों इक्वल रहेंगे जिसमें डुबाया जा रहा है लेंस के और लेंस के, जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। अगर आप दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना, आप अपना लेंस अगर डुबा देंगे तो दोस्तों ये समतल प्लेट की तरह हो जाएगा, मतलब कि वो यूज़ का किसी यूज़ का ही नहीं रहेगा दोस्तों। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस से दिखाई ही नहीं देता है। म्यू इक्वल टू म्यू डैश, तो दोस्तों वो तो सही है, मतलब डुबाना मत, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा काम मत करना, ख़राब क्या करना। अगर म्यू डैश बड़ा होगा म्यू से, ये बोल रहा, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है।
जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता। उदाहरण के लिए दोस्तों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता। क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखाई देता। ऑप्शन दे देगा ए उत्तल लेंस अवतल लेंस, है ना, वो दर्पण भी लिख के दे देगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो आपको दोस्तों याद रखना है वो क्वेश्चन में लेंस पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेंस में ही आएगा। तो हमारे सामने ए और बी में से हमको दोस्तों एक ऑप्शन काटना है, तो हम उसको काट देंगे दोस्तों। कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है। तो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है दोस्तों, हवा का बुलबुला क्या होता है, ऐसा दिखता है ना। तो ये दोस्तों किसकी भांति दिख रहा है, उत्तल लेंस की भांति दिखाई दे, परंतु व्यवहार किसकी तरह करता है, अवतल लेंस के समान कर। तो दोस्तों इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति दिखाई देता है ना। तो आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस की भांति। बोल देगा कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति किस लेंस की तरह व्यवहार कर देगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी दे देगा अवतल लेंस। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने तो सही चीज़ पढ़ी है कि दिखाई देता है दोस्तों उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार क्या कर रहा है वो दोस्तों अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना कि दिखता उत्तल लेंस की तरह तथा व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, लेकिन उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, तो बताइए यह बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे देगा उत्तल लेंस, बी दे देगा अवतल लेंस, सी दे देगा उत्तल अवतल दोनों, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्या है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो उत्तल लेंस की तरह दिखाई देने का, या फिर क्वेश्चन में बोल रहा उत्तल लेंस की तरह दिखाई दे रहा अर्थात उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, आप ऐसे सोचने लग जाएंगे। लेकिन इसका आंसर है दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और दिखाई उत्तल लेंस की तरह दिखता है। तो दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन यहीं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको क्या है दोस्तों, आप जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी नंबर मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और लूसेंट क्या होता है दोस्तों, बेसिक होता है। आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप ऑप्शन तो काट ही सकते हैं, मतलब कि अगर आपको दो ऑप्शन पता है कि ये नहीं है तो तीसरे चौथे में से आप दोस्तों 50-50 भी मतलब आप लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है। मतलब आपके सही होने की जो क्षमता होगी दोस्तों क्वेश्चन की वो ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। एफिशिएंसी क्या होगी, प्रायिकता ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन सही होने की। अब ये दोस्तों कांच म्यू इक्वल टू 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड म्यू डैश इक्वल टू 1.68 में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों दोस्तों एक दूसरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन दोस्तों। अब हम दोस्तों इसी में आगे की हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या है। अब दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट, ये दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्या है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। दोस्तों मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो आप क्या करना है दोस्तों 240 पे कर लेना, अभी 240p पे कर लेना थोड़ा सा, ताकि आपको इमेज दिख जाएगी दोस्तों कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने लगता है। जैसा कि हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं श्वेत प्रकाश की किरणें, ये जैसे प्रकाश की किरणें प्रिज्म की ओर होकर जा रही है दोस्तों, तो ये क्या हो रही है दोस्तों, झुक रही है अब, है ना। किसकी ओर दोस्तों झुक रही, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर ये किरणें झुक रही हैं।
तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाती है। यही किरणें दोस्तों विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाती। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को दोस्तों क्या स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में जो विक्षेपण हो रहा है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसा कि हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्रकाश कितने उसमें विभक्त हुआ दोस्तों, इसको आप दोस्तों ऐसे याद रख सकते, रोए गे हीब। क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, रोए गे हीब। तो यहाँ पे रेड हो गया दोस्तों, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से ई आई भी दोस्तों थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये कौन सा लिखा है। तो दोस्तों अभी हम इसको और भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कोची ने एक मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या नाम है दोस्तों इनका, कोची, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने दोस्तों एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, कोची ने मूलानुपाती सूत्र का। इसको जान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या एग्जाम्पल है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दोस्तों म्यू इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी बाय कैपिटल B बाय लैम्डा स्क्वायर है दोस्तों, प्राप्त किया, जो कि दोस्तों क्या होगा, जो कोची का समीकरण कहलाता है। ये दोस्तों क्या है, ये कोची का समीकरण। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य रंग पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू समानुपाती 1 बाय लैम्डा स्क्वायर होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है दोस्तों, अधिकतम होती है। हमको दोस्तों ध्यान में रखना, ये एक क्वेश्चन आ जाते कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती, तो आंसर है दोस्तों लाल रंग की। और किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती, तो आंसर है दोस्तों बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होती है। अर्थात लैम्डा आर बड़ा होगा लैम्डा बी से। आपसे क्या करेगा दोस्तों, क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि लैम्डा, एक दोस्तों आपको रिलेशन दे देगा कि तरंगदैर्घ्य बताइए किसकी बड़ी है, कि लैम्डा आर ऐसे लिख के दे देगा दोस्तों मैथमेटिकल में कि लैम्डा आर बड़ा है, ग्रेटर देन लैम्डा बी, लैम्डा आर स्मॉलर देन लैम्डा बी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि लैम्डा जो आर है दोस्तों ग्रेटर देन लैम्डा बी है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, बैगनी को बोलते हैं हम वायलेट। अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखना कि तरंगदैर्घ्य किसकी अधिकतम होती है दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश की, और तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है दोस्तों बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। लेकिन जो प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक है जो दोस्तों बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कि दोस्तों बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या अधिक होता है और लाल रंग के अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अर्थात जिसका अपवर्तनांक कम है दोस्तों उसकी तरंगदैर्घ्य क्या अधिकतम है, और जिसका अपवर्तनांक कम है दोस्तों उसकी दोस्तों जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है दोस्तों, कम है। अर्थात बैगनी रंग जो है दोस्तों किसी माध्यम में अगर अपवर्तनांक में मौजूद है दोस्तों तो बैगनी रंग ज़्यादा फैलता है अपवर्तनांक में। लेकिन अगर प्रकाश दोस्तों किसी माध्यम में अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो लाल रंग कम फैलता है दोस्तों। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसका ज़्यादा है दोस्तों, बैगनी रंग का है अगर माध्यम में अपवर्तनांक, और प्रकाश का प्रकीर्णन किसका कम है दोस्तों, लाल रंग का अगर माध्यम में अपवर्तनांक मौजूद है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर अपवर्तनांक मौजूद नहीं हो, तो आपको दोस्तों सारे डायमेंशन में क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं
कि क्या हो सकता है। अब अर्थात म्यू आर स्मॉलर देन म्यू बी, अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन याद रखना है, वो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो आंसर है दोस्तों बैंगनी रंग जो है दोस्तों सर्वाधिक फैलता है, और लाल रंग है दोस्तों सबसे कम विक्षेपित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों क्वेश्चन है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों फैलने का, क्योंकि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है दोस्तों, अगर माध्यम में अपवर्तनांक मौजूद है, मतलब कोई दूसरे कण, धूल के कण हो गए, अन्य पदार्थ अगर मौजूद है, तो हमेशा दोस्तों जो बैंगनी रंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। इसलिए दोस्तों बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, क्योंकि माध्यम में पक्की बात है कि धूल के कण या फिर अन्य पदार्थ के कण मौजूद होते ही हैं दोस्तों वायु में। तो हमको ध्यान में रखना कि विक्षेपण सर्वाधिक बैंगनी रंग का होता है और विक्षेपण सबसे कम होता है लाल रंग का। बस दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सर्वाधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है लाल रंग की अपेक्षा। अब हम देखते हैं कि न्यूटन ने 1666 यानी कि 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न रंग भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न भाग हो, भिन्न भिन्न वेग, सॉरी दोस्तों वेग है ये दोस्तों, गलती से बोल दिया था दोस्तों। तो भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। पूछ लेगा दोस्तों कि वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में किस कारण से होता है। तो आंसर है दोस्तों वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सारे पॉइंटों से क्या है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं किसी भी एग्जाम में दोस्तों। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना दोस्तों, तो एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है, वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है। तो आंसर है दोस्तों वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो चाल कम होगी, और अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो चाल बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, क्योंकि चाल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तों विक्षेपण होने लगता है। तो जब दोस्तों क्या है, कोई चीज़ फैलती है तो उसकी चाल तो कम होगी दोस्तों, वो फैलाव हो रही है। और कोई दोस्तों दूसरा प्रकाश क्या है दोस्तों, गति कर रहा है स्पीड के साथ, मतलब सीधी रेखा में गति कर। लेकिन ये बैंगनी रंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसे फैलने लग गया दोस्तों। ये जैसे कि ये देख करें आप, ये मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये फैल रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरा जैसे लाल प्रकाश वो गति कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हमने देख रहे हैं ना दोस्तों कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग क्या है, सबसे कम होता है, तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना, क्योंकि फैलाव ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक दोस्तों कम होता है, क्योंकि फैलेगा नहीं लाल रंग का प्रकाश, तो सीधी बात है वो सीधी रेखा में गति करेगा तेजी से। अब इससे दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि इंद्रधनुष बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों रेनबो के बारे में, कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों, रेनबो है। पूछ लेगा दोस्तों कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों रेनबो जो है ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आंसर है दोस्तों रेनबो किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का तथा अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। आपको दोस्तों ध्यान में रखना कि रेनबो कैसे बनता है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा
अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है रेनबो। ध्यान में रखना दोस्तों। अब है दोस्तों इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें 2 टाइप का रेनबो हो जाता है दोस्तों। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो हो गया, और दूसरा है दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष यानी कि सेकेंडरी रेनबो। 2 चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष यानी कि सेकेंडरी रेनबो। अब हम दोस्तों देख लेते कि रेनबो किस प्रकार से बनता है भाई। तो प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि रेनबो किस तरीके से बनता है, जब सूर्य वो प्रकाश की दोस्तों जब वर्षा की बूंदें हैं, जो दोस्तों बूंदों पर कोई दोस्तों जैसे कि ये वर्षा की बूंद है दोस्तों, ये रही, इस पर दोस्तों कोई प्रकाश ये आया, ये चल के आया, ये चल के आया है ना, ये चल के आ रहा है ये प्रकाश दोस्तों, है ना। सूर्य की किरणों पर क्या है दोस्तों, ये प्रकाश 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। 2 बार क्या होता है दोस्तों इन प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, तथा 1 बार क्या होता है दोस्तों परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या होता है दोस्तों निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल रंग किस ओर होता है तथा बैंगनी रंग किस ओर होता है। तो आंसर है दोस्तों लाल रंग क्या होता है दोस्तों बाहर की ओर होता है। तो आप कभी दोस्तों इंद्रधनुष बने ना तो उसको ध्यान से देखना, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों बुक से पढ़ने से अच्छा दोस्तों आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वो ज़्यादा ही आपको याद होने लग जाएगी, क्योंकि आप दोस्तों उसका सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो आपने दोस्तों देखा ही होगा कि जब भी इंद्रधनुष रहता है दोस्तों उसमें लाल रंग क्या होता है बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग दोस्तों अंदर की ओर बनता है दोस्तों। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 सेकंड तथा बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। दोस्तों याद में रखना है, आपको पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की किरण आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आंसर है दोस्तों 40 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। पूछ लेगा दोस्तों कि लाल रंग की किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है आंख पर, तो आंसर है दोस्तों 42 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। अब हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष किसको बोलते हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहद। द्वितीयक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या हो रहा था कि परावर्तन तो 2 बार हो रहा था लेकिन अपवर्तन 1 बार हो रहा है। वहीं पे द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या हो रहा है दोस्तों परावर्तन 2 बार हो रहा है तथा अपवर्तन भी 2 बार हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जब वर्षा की बूंद पर किसी प्रकाश का परावर्तन 2 बार होता है तथा अपवर्तन 2 बार होता है, तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए प्राथमिक इंद्रधनुष, ऑप्शन बी द्वितीयक इंद्रधनुष, ऑप्शन सी ए व बी, ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर है दोस्तों इसका बी द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। तो दोस्तों कई प्रकार से कई डायमेंशन में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, अपना दिमाग एक्टिव रखकर पढ़ो दोस्तों, तो आपको चीज़ें आज हो जाएंगी। अब द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों, इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर क्या होता है दोस्तों लाल रंग होता है। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष का उल्टा हो रहा है इसमें। वहां पे क्या हो रहा था दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में कि बैंगनी रंग का प्रकाश अंदर हो रहा था और लाल रंग का प्रकाश बाहर की हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों तो बैंगनी रंग क्या हो रहा है दोस्तों इसमें अंदर की बैंगनी रंग क्या हो रहा है दोस्तों बाहर की ओर हो रहा है, और लाल रंग दोस्तों क्या हो रहा है इसमें अंदर की ओर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर बैंगनी रंग का प्रकाश अंदर की ओर है तथा लाल रंग का प्रकाश बैंगनी रंग का प्रकाश अगर बाहर की ओर है तथा लाल रंग का प्रकाश अंदर की ओर है, तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा। ऑप्शन दे देगा आपको प्राथमिक इंद्रधनुष, ऑप्शन बी द्वितीयक इंद्रधनुष, ऑप्शन सी ए व बी, ऑप्शन डी कि सिर्फ इंद्रधनुष बनेगा।
तो आपको ध्यान में रखना इसका दोस्तों आंसर होगा द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। और अगर दोस्तों इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष बन जाएगा। पूछ लेगा कि अगर बैंगनी रंग का प्रकाश अंदर की ओर और लाल रंग का प्रकाश बाहर की ओर तो कौन सा इंद्रधनुष, तो आंसर है दोस्तों उसका प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। तो दोस्तों हम द्वितीयक इंद्रधनुष में अब आगे बढ़ते हैं कि बाहर वाली बैंगनी किरण आंख पर 54 डिग्री 52 सेकंड का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण आंख पर 50 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वो पूछ लेगा आपसे दोस्तों कि बैंगनी किरण आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाती है द्वितीयक इंद्रधनुष में, तो इसका आंसर है दोस्तों 54 डिग्री 52 सेकंड का कोण बनाती है। और दोस्तों लाल किरण दोस्तों 50 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तो आपसे क्या करेगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा इंद्रधनुष किस इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है, तो आंसर है दोस्तों इसका द्वितीयक इंद्रधनुष जो है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, धुंधला दिखाई देता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कभी भी आपको अगर आप देखो कि अगर आपके आसपास इंद्रधनुष निकलता है तो अगर वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कौन सा इंद्रधनुष है भाई, ये द्वितीयक इंद्रधनुष बन रहा है। इसकी पहचान और भी किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों कि अगर बैंगनी रंग का प्रकाश दोस्तों अगर बाहर की ओर दिखा रहा है तो ये भाई द्वितीयक इंद्रधनुष है। अगर लाल रंग का प्रकाश अंदर है यानी कि ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो वो दोस्तों आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष को आप कैसे पहचानोगे दोस्तों, वो ऑप्शन लिख के दे देगा कि इनमें से बताइए कौन से ऑप्शन जो है द्वितीयक इंद्रधनुष को पहचानने के लिए सही है, लिख के दे देगा आपको दोस्तों कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का प्रकाश बाहर की ओर दिखता है, ऑप्शन है द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश अंदर की ओर, लाल रंग का प्रकाश अंदर की ओर दिखता है। ऑप्शन सी लिख के दे देगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्रथम इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है। ऑप्शन डी लिख के दे देगा ये सभी। तो आंसर है इसका दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों कई क्वेश्चन पूछने के कई डायमेंशन हो सकते हैं एग्जामिनर के, तो आप ध्यान में रखना सारे डायमेंशन को आप दोस्तों पढ़ते जाओ, क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ लो फिर बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार पढ़ लो, एक बार समझ लो कितने क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम ट्रिक से भी नहीं याद कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की मदद से, कुछ चीज़ें ट्रिक की मदद से याद करना है दोस्तों। फिर है दोस्तों हेडिंग है प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग, प्राइमरी सेकेंडरी एवं क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग कौन कौन से दोस्तों, लाल हरा एवं नीला, लाल हरा एवं नीला। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं कि रेड ग्रीन और ब्लू, RGB भी लिख सकते हैं, या दोस्तों आप बगर भी लिख सकते हैं। बर्गर तो होगा नहीं दोस्तों, हम दोस्तों बर्गर भी लिख सकते हैं इसको वैसे कि BR और G, क्या दोस्तों प्रथम बर्गर खाया हमने, BRG यानी कि ब्लू रेड ग्रीन। लेकिन वो दोस्तों अगर उसने आपसे क्रम पूछ लिया कि सही क्रम क्या है प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग का दोस्तों, क्योंकि क्या होता है दोस्तों क्वेश्चन ये वाले बहुत बार आ चुके हैं, तो एग्जामिनर को क्या है दोस्तों यही क्वेश्चन पूछना है, तो वो किसी दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। तो आंसर है दोस्तों अगर हम इसका देखें क्रम तो दोस्तों पहले लाल है, फिर हरा है, फिर ब्लू है। प्राथमिक रंग में पहले दोस्तों लाल है, हरा है एवं ब्लू है यानी कि नीला रंग है। और वैसे अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं कि ब्रॉड गेज BRG, भाई ब्लू रेड और ग्रीन। ब्रॉड गेज दोस्तों ट्रेन रहती है ना, ब्रॉड गेज ट्रेन है, नैरो गेज ट्रेन है ना, तो ब्लू रेड ग्रीन। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या देखते हैं कि 212 नंबर के पेज पे दोस्तों हम आ गए हैं। अब 212 नंबर के पेज पे दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो पीला मजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीला मजेंटा एवं पीकॉक नीला को कौन सा रंग कहते हैं।
तो आंसर है दोस्तों द्वितीयक रंग कहते हैं पीला, मजेंटा एवं पीकॉक को दोस्तों ध्यान में रखना। यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो रंग प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है उनको कौन सा रंग कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर है दोस्तों उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये रंग प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो लाल और नीला को आप मिलाएंगे ना दोस्तों तो मजेंटा कलर प्राप्त होगा, मेजेंटा कलर प्राप्त होगा। लाल और नीले को मिलाने से कौन सा कलर प्राप्त होगा दोस्तों, तो मेजेंटा कलर प्राप्त। और हरे और नीले को मिलाने से दोस्तों कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो आंसर है दोस्तों पीकॉक नीला कलर दोस्तों हरे और नीले को मिलाने से प्राप्त होगा। वैसे ही दोस्तों लाल और हरे को मिलाने से कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो आंसर है दोस्तों उसका पीला कलर प्राप्त होगा। यानी कि लाल और आप हरे को मिलाएंगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, पीला कलर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप इसको ध्यान से रखना दोस्तों, याद रखना, ताकि आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ध्यान में रखें। और दोस्तों अगर हम कुछ को देखते हैं कि कुछ अगर कुछ इसकी ट्रिक बन जाती तो ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों यहीं की यहीं, ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हरा, नीला और पीला लिखा है ना, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हार्पिक दोस्तों आपने टॉयलेट में यूज़ किया जाता है, हार्पिक का बहुत एडवर्टाइज आता है। तो हार्पिक कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। यानी कि हरा और पीकॉक नीला को मिलेंगे। तो दोस्तों हार से क्या आ गया दोस्तों, हरा, और हार्पिक यानी कि पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो कौन सा कलर प्राप्त होगा भाई, नीला कलर प्राप्त होगा। वैसे ही दोस्तों लाल और नीला लिखा है जिससे क्या है, मेजेंटा प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको भी दोस्तों याद कर सकते हैं कि हम दोस्तों क्या करेंगे कि नीला को याद करेंगे कि नीला ने क्या पहना दोस्तों, मेजेंटा कलर का सूट पहना। नीला ने, नीला यानी कि नीला और लाल, नीला में क्या आ गया दोस्तों, नी से बन गया नीला और लाल से बन गया दोस्तों लाल, है ना। नीला ने कौन सा कलर पहना दोस्तों, मेजेंटा कलर पहना। यानी कि नीले और जब लाल को मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, मेजेंटा कलर बन जाएगा। फिर है दोस्तों लाल और हरा। अब हम दोस्तों इसको भी याद कर सकते हैं कि हर लाल क्या करते हैं दोस्तों, पीली शर्ट पहनते हैं। हर लाल ने क्या दोस्तों, क्या पहना, पीली शर्ट पहनी। हर लाल यानी कि हर से क्या होगा दोस्तों, हरा, और लाल से हो गया दोस्तों हर लाल, उनका नाम है। लाल से क्या हो गया दोस्तों, लाल। और हर लाल ने कौन सा कलर पहना दोस्तों, पीले कलर की शर्ट पहनी। यानी हरा और लाल को मिलाने से क्या बन गया दोस्तों, पीला कलर बन गया। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप ये एक एग्ज़ाम दोस्तों, एक जो है डायग्राम यहाँ पे दिया है, उसको ध्यान से बना लेना। जहाँ भी आप अगर नोट कर रहे हो तो इसको, ये दोस्तों ये डायग्राम से आप याद हो जाएगा दोस्तों, और भी अच्छे से आपको। वैसे मैंने आपको दोस्तों ट्रिक बना दी है, ट्रिक से आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहेगा। बस आपको ट्रिक क्या है दोस्तों, सुनना पड़ेगा। अब ये दोस्तों जब दो रंग क्या होता है, जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन से रंग कहते हैं, तो आंसर है दोस्तों उन्हें पूरक रंग कहते हैं। लाल तथा पीकॉक नीला मिलके क्या बनेगा दोस्तों, सफ़ेद बन जाएगा, है ना। लाल तथा पीकॉक नीला मिलकर दोस्तों सफ़ेद बन रहा है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हार्पिक नीला। तो हार्पिक से दोस्तों हरा और पीकॉक नीला मिलकर क्या बन रहा था दोस्तों, नीला बन रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि लाल तथा पीकॉक नीला मिलकर क्या बन गया, सफ़ेद बन गया। वैसे ही दोस्तों नीला और पीला मिलकर सफ़ेद बन जाता है। फिर दोस्तों हरा तथा मेजेंटा मिलकर क्या बन गया, सफ़ेद बन गया दोस्तों। फिर है दोस्तों लाल प्लस हरा प्लस नीला मिलकर क्या बन गया दोस्तों, सफ़ेद बन गया है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। कि दोस्तों अगर आप सोचें कि हम घर में भी ऐसा कर लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो दैनिक जीवन में हम दोस्तों ये जो रंग यूज़ करते हैं ना दोस्तों, कलर पेन और इन सब के रंग,
आपने दोस्तों करे ही होंगे दोस्तों डायग्राम, जब भी आप ड्राइंग बनाते होंगे तो इनसे दोस्तों कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बनते, इतने अच्छे कलर नहीं बनते। वैसे नॉर्मल बन जाते हैं कि बस तब दिख जाए, लेकिन जो रहता है ना दोस्तों, जो कलर निकल के आता है वो कलर नहीं बन पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन सा होता है दोस्तों? लाल होता है, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसमें दोस्तों लाल, हरा एवं नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। वही दोस्तों को हमने अभी जो याद करे थे ना दोस्तों, ब्रॉड गेज, तो बी से दोस्तों ब्लू हो गया, रेड हो गया और ग्रीन हो गया। तो ये वही रंग है दोस्तों, लेकिन इसको ही दोस्तों प्राथमिक रंग को पूछने का वो एग्जाम्पल है जो दोस्तों अलग एग्जाम्पल से पूछ सकता है क्वेश्चन कि टीवी में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाल, हरा एवं नीला है। अब हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं कि वस्तुओं के रंग कैसे बनते हैं। वस्तु जिस रंग की दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है। जैसे कि वस्तु आपको दोस्तों, जैसे आपके पास ब्लैक कलर का पेन होगा, है ना, तो वो दोस्तों ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो ब्लैक कलर को परावर्तित कर रहा है। जैसे ही दोस्तों आपके पास में अगर एक कोई सी बुक होगी दोस्तों जो कि वाइट कलर को होगी, तो वो वाइट कलर की क्यों दिख रही है भाई? क्योंकि वो वाइट कलर को परावर्तित कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है। वैसे ही दोस्तों आपके घर में अगर दरवाज़ा होगा, अगर दरवाज़ा नीले कलर का होगा तो नीले कलर का क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि परावर्तित कर रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखाई पड़ती है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वस्तु सभी रंगों को क्या होती, परावर्तित कर देती है, वो वस्तु कैसी दिखाई देती? तो इसका आंसर है दोस्तों वो वस्तु क्या हो गई, वो सफ़ेद दिखाई देने लगती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि दोस्तों कोई नीले कलर की वस्तु हमको दिख रही है, तो नीले कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि वो नीले रंग को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है दोस्तों, सोख रही है, और बाकी जो रंग को दोस्तों वो परावर्तित कर देती है, इसलिए नीली दिखाई देती है। अब इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये जो दोस्तों पैराग्राफ में, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। सभी रंगों का दोस्तों मिश्रित प्रभाव क्या होता है, सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती और किसी भी रंगों को परावर्तित नहीं करती वह दोस्तों काली दिखाई देती है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित नहीं करती है वो कैसी दिखाई देती है, वो पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन। तो वो आंसर है दोस्तों, वह वस्तु क्या होती है, काली दिखाई देती है। क्योंकि वो वस्तु क्यों दिखती है काली? क्योंकि वो सभी रंगों को क्या दोस्तों अवशोषित कर लेती है तथा किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए वह वस्तु क्या होती है दोस्तों, काली दिखाई देती है। अब हम दोस्तों इसमें ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में दोस्तों, कि इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमने काली दिखाई देती ये तो हेडिंग देख ली थी दोस्तों। अब इसमें पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं कि इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जब लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखोगे तो वो कैसे दिखाई देगा? तो इसका आंसर है दोस्तों वो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। अब इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह की दिखाई देती हैं। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों, तालिका ये टेबल है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तालिका इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे ही जुड़े दोस्तों, इजी क्वेश्चन रहते हैं कि वस्तु के नाम हो गए दोस्तों, इसमें सफ़ेद किरणों में हो गया, लाल किरणों में, हरी किरणों में, पीली किरणों में और नीली किरणों में दोस्तों ये हेडिंग्स। अब इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि सफ़ेद कलर का कागज़ आप ले रहे हो और उसको सफ़ेद किरणों में देख रहे हैं तो वो दोस्तों कैसा दिखेगा, आपको सफ़ेद दिखेगा। और अगर वही कागज़ को आप दोस्तों लाल किरणों में देखोगे तो दोस्तों वो लाल दिखेगा। हरी किरणों में देखोगे आप उसी कागज़ को तो दोस्तों वो सफ़ेद कलर का कागज़ हरा दिखेगा।
अगर पीली किरणों में देखोगे तो पीला दिखेगा और नीली किरणों में देखोगे तो नीला दिखेगा। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि सफ़ेद कागज़ को जिस भी किरण में, मतलब जिस भी प्रकाश में आप दिखोगे दोस्तों वो वैसा ही दिखाई देगा। अभी दोस्तों लाल कागज़ को हम देखते हैं कि लाल कागज़ दोस्तों सफ़ेद किरणों में जब देखोगे आप तो लाल ही दिखाई देगा, लाल किरणों में भी भाई लाल कागज़ लाल ही दिखाएगा, लेकिन हरी किरणों में दोस्तों क्या होगा, लाल कागज़ काला दिख जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरी किरणों में लाल कागज़ कैसा दिखेगा, तो आंसर है दोस्तों काला दिखाई देगा। वैसे दोस्तों पीली किरणों में कैसा दिखाई देगा, भाई काला दिखाई देगा, और नीली किरणों में दोस्तों कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई। तो दोस्तों लाल कागज़ जो है दोस्तों वो सिर्फ लाल और सफ़ेद किरणों को छोड़कर सभी किरणों में काला दिखाई दे रहा, वो लाल सफ़ेद में दोस्तों उसी के रंग का दिखाई दे रहा है, यानी कि लाल का रंग का दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जब सफ़ेद किरणों को डालेंगे तो उस वस्तु का जो रंग होगा वो उसी प्रकार की दिखाई देंगे। जैसा कि आप दोस्तों इन सारे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हरे कागज़ को जब सफ़ेद किरणों में देखेंगे तो हरा दिखेगा, पीले कागज़ को जब पीले किरणों में देखेंगे तो वो पीला दिखेगा, वैसे ही नीली कागज़ को जब सफ़ेद किरणों में देखेंगे तो दोस्तों वो नीला दिखेगा। अब दोस्तों बात क्या होती है, ध्यान में हमको रखना है कि हरा कागज़ हरा कब दिखेगा दोस्तों, तो हरी किरणों में दिखाई देगा। वैसे ही पीला कागज़ दोस्तों पीला कब दिखाई देगा, पीली किरणों में दिखाई देगा। और नीला कागज़ दोस्तों नीला कब दिखाई देगा, तो नीली किरणों में देखा। तो अपने ही रंग में दोस्तों कैसा दिखाई देगा, अपने ही रंग का दिखाई देगा। और बाकी सभी किरणों में दोस्तों कागज़ कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाएगा। जैसे कि हरा पीला और नीला कागज़ दोस्तों लाल किरणों में कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा है। वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि हरा कागज़ हरी किरणों में तो दोस्तों ये हरा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों पीला और नीला कागज़ दोस्तों हरी किरणों में कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हरा कागज़ पीली किरणों में काला दिख रहा है और नीला कागज़ पीली किरणों में काला दिख रहा है, पीला कागज़ तो पीला ही दिखाई देगा। वैसे ही दोस्तों हरा कागज़ तथा पीला कागज़ है दोस्तों, ये नीली किरणों में कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। तथा नीला कागज़ दोस्तों नीली किरणों में कैसा, वो तो नीला ही दिखाई देगा खुद ही की किरणों में दोस्तों। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये अपने ही कलर में तो दोस्तों अपने ही जैसे रंग का दिख रहे हैं सारे कागज़, और सफ़ेद किरणों में दोस्तों ये अपने ही रंग के दिख रहे हैं, जो इनका वास्तविक रंग का उसी किरणों में दिख रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों ये दूसरी किरणों में क्या दिख रहे हैं, ये सारे कागज़, ट्रिक यही है दोस्तों कि ये काले दिखने लग रहे हैं, काले दिखने लग रहे हैं। और सफ़ेद कागज़ दोस्तों जैसी किरण डालते हो वैसा दिखने लग जाता है। बस यही देखना है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, और ये टेबल आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों। इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण किसको बोलते हैं, यानी कि दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आंसर आपको दोस्तों इसमें ध्यान रखना है इस पैराग्राफ में कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पूरी पुष्टि करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है, तो आंसर है दोस्तों प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या है दोस्तों, प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, तो आंसर है दोस्तों प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण सिद्धांत। फिर दोस्तों थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से किसने दर्शाया था, तो आंसर है दोस्तों थॉमस यंग ने दर्शाया था। पूछ सकता है कि कब दर्शाया, तो आंसर है दोस्तों 1802 में दर्शाया था। अब इसमें दोस्तों और आगे देख लेते हैं कि जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एक सोर्स है दोस्तों लाइट का, उससे दोस्तों ये प्रकाश की दो किरणें हैं, ये प्रकाश की दो किरणें दोस्तों क्या हो रही है, चल के आ रही हैं दोस्तों, ये है ना। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इनकी समान दिशा है, समान गति है भाई, है ना, एक ही दिशा और एक ही दिशा में।
और एक ही प्रकाश के स्रोत से दोनों किरणें निकल रही है दोस्तों भाई। इस तो क्या होगा दोस्तों, इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। इसी घटना को भाई प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण दोस्तों हमको ध्यान में रखना है कि भाई ये व्यतिकरण कैसे हो रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार से होता है। एक तो संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है दोस्तों, पहला दोस्तों हो रहा है प्रकाश का व्यतिकरण दो टाइप से होता है, संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हो रहा है दोस्तों विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दोस्तों संपोषी व्यतिकरण किस प्रकार से होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, है ना, वह प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो दोस्तों हमको ध्यान में रखना है कि माध्यम के जिस बिंदु पर, माध्यम है दोस्तों जिस भी बिंदु पर, जैसे कोई एक वायु माध्यम है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है भाई, प्रकाश की तरंगें समान कला में मिलती हैं, है ना। अब ये दोस्तों ये प्रकाश की तरंगें समान कला में मिलती हैं, वह प्रकाश की क्या होता है दोस्तों, परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। जब भी दोस्तों कोई दो प्रकाश की किरणें समान कला में ही मिलती है एक दूसरे से, तो भाई सीधी सी बात है दोनों मिल जाएंगे, जिससे क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, तो है ना, परिणामी जो मतलब इक्वल जो परिणामी तीव्रता होगी, इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों जब प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। मतलब कैसे होती है दोस्तों, जब दोनों तरंगें समान कला में मिलती है ना, किसी भी माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, तो वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती, इसे ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये दोस्तों मेंस में भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन लिख के दे देगा कि संपोषी व्यतिकरण को समझाइए, है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आप दोस्तों डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दो, और अगर आपको डायग्राम बनाना है छोटा सा, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अब हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं कि विनाशी व्यतिकरण किसको कहते हैं। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, अर्थात क्या होता है दोस्तों, जो अभी हमने व्यतिकरण पढ़ा है दोस्तों संपोषी व्यतिकरण का, उसी का उल्टा है दोस्तों विनाशी व्यतिकरण का। संपोषी व्यतिकरण में हो रहा था दोस्तों माध्यम की किरणें जो हैं दोस्तों किसी बिंदु पर दोस्तों की मतलब प्रकाश की किरणें दोस्तों किसी माध्यम में किसी बिंदु पर समान कला से मिल रही थी, तो प्रकाश के जो दोस्तों वेग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा था, इसे संपोषी व्यतिकरण कह रहे थे, मतलब बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण में दोस्तों किसी माध्यम में किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें दोस्तों मिलती तो है, लेकिन दोनों की क्या होता है दोस्तों कलाएं जो होती हैं वो दोस्तों अलग अलग हो जाती हैं दोस्तों, दोनों की कलाएं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है भाई, न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें दोस्तों एक नोट है, उसको देख लेते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली दोस्तों प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। अब दोस्तों दोनों स्रोत क्या अलग अलग हैं, तो इसमें प्रकाश के व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के लिए स्रोत एक ही होना चाहिए, अलग अलग स्रोत नहीं होना चाहिए। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है ये चीज़। अब दोस्तों इसमें पढ़ लेते प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। भाई प्रकाश का पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट क्या होता है, इसको ध्यान में रखो दोस्तों, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्रुवण जो दोस्तों प्रकाश
संबंधी ऐसी घटना जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। ध्रुवण क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवण कैसी घटना है, तो आंसर है दोस्तों ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या करती है दोस्तों, अंतर स्पष्ट करती, यह ध्रुवण घटना है भाई। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना होती है क्या, तो इसका जवाब है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है, तो आंसर है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती। यदि दोस्तों प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकार को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, फिर हम दोस्तों इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें दोस्तों और भी है। अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, इसको देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा था कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण को देख रहे थे हम। एक बार और फिर आपको दोस्तों ये पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ जल्दी से कि ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटनाएं जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट नहीं करती। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकार तो दोस्तों इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, फिर है दोस्तों अगले पैराग्राफ से पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश संबंधी यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्रुवित प्रकाश कौन सा है, आपको दोस्तों एग्जाम्पल्स दे देगा ऑप्शन में कि विद्युत बल्ब हो गया या फिर दूसरा दे देगा, तो आंसर है दोस्तों विद्युत बल्ब। कैसा प्रकाश है दोस्तों, अध्रुवित प्रकाश है। अब वैसे ही दोस्तों मोमबत्ती कैसा प्रकाश है, तो ये भी अध्रुवित प्रकाश है। ट्यूबलाइट कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से आप दोस्तों ध्रुवित और अध्रुवित में अंतर दोस्तों देख सकते हैं कि भाई ट्यूबलाइट जला ली या मोमबत्ती जला ली, भाई ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। फिर भाई सूर्य के प्रकाश को देख लिया, चंद्रमा के प्रकाश को देख लिया, या दूसरे सोर्सेस से जो भी प्रकाश आप देख रहे हैं दोस्तों, तो उसको देख लो आप दोस्तों, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में क्या क्या अंतर है भाई, है ना। तो दोस्तों आप निजी एग्जाम्पल्स देखेंगे, मतलब आप रोज़मर्रा के दिनचर्या के एग्जाम, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। अब दोस्तों प्रकाश तरंगों को प्रकाशी प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र किसको बोलते हैं, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसका जवाब है, आंसर है दोस्तों कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कई दे सकता है, 25, 50, 100, 150 सेंटीमीटर ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो आंसर है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब हम दोस्तों देख लेते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, यानी कि मायोपिया। तो इस रोग से दोस्तों ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाला क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं वो लोग दोस्तों। जैसे कि निकट में दोस्तों आपके क्या रहता था दोस्तों, रमेश नाम का आदमी रहता था दोस्तों। अब वो क्या करता था दोस्तों, उसको क्या है दिक्कत थी दोस्तों। अब वो क्या है दोस्तों, वो दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता था दोस्तों, तो बार बार आपको बुलाता था। निकट में रमेश रहता था,
वो क्या करता था दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता था और बार बार आपको बुलाता था। दोस्तों ये ट्रिक है, ट्रिक से आपको क्या है चीज़ें ध्यान में हो जाएंगी दोस्तों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। निकट में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था और वो दूर की वस्तु को देख नहीं पाता था और आपको बुलाता था बार बार कि अरे भाई आना यार, मेरे भाई बोले भाई यार आना यार, वो दूर पे देखना यार वो क्या दिख रहा है। तो आप बोलते थे अरे वो पेड़ दिख रहा है, अरे वो आपका लड़का भाई, आपका लड़का ब्रजेश खड़ा है या मुकेश खड़ा है, जो भी आप समझे दोस्तों कि आपका लड़का वो रहा मुकेश। कई बार आपको बुलाता था अरे भाई आना यार, बोले यार वो देखना यार वो मुकेश दिख रहा है क्या यार, उसको बुला दे। तो आप बोलते थे यार भैया यार रमेश भैया यार तुम यार मेरे को काम नहीं करने देते हो, बार बार मेरे को बुलाते हो यार भैया यार, परेशान कर लेते हो। आप क्या दोस्तों, आप क्या भैया मेरे निकट में रहते हो ना, तो दोस्तों आप बोलते कि अरे यार तुम यार रमेश भैया यार बहुत परेशान करते हो, तुम मेरे निकट में रहते हो और दोस्तों और आप क्या दूर की वस्तु को देख ही नहीं पाते हो यार, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा आपसे कहीं दूर। तो बस आपको दोस्तों ये स्टोरी याद रखनी कि निकट में रमेश रहते थे और वो दूर की वस्तु नहीं देख पाते थे और आपको बार बार बुलाते थे, यानी कि निकट दृष्टि दोस्त था उनका दोस्तों, है ना। कि निकट में रहते थे और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते थे, यानी कि निकट दृष्टि दोस्त था रमेश जी को। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि मायोपिया आपसे पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो आंसर है दोस्तों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मायोपिया में किस प्रकार की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो आंसर है दोस्तों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी स्पेलिंग छोटी है, जैसे कि मायोपिया है ना, स्पेलिंग छोटी है लेकिन क्या नहीं दिखेगा, वो मायोपिया की दोस्तों MYOPIA, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है मायोपिया वाला। और दोस्तों जो हाइपर मायोपिया आएगा अभी दोस्तों दूर दृष्टि दोष द्वारा, उसमें दोस्तों ये मायोपिया से बड़ी स्पेलिंग है, यानी कि जो जिसमें बड़ी स्पेलिंग है वो पास की वस्तु नहीं देख पाएगा, जिसमें छोटी स्पेलिंग है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाए। और अगर हिंदी में आ जाएगा दोस्तों तो आपको निकट में रमेश रहते थे, दूर की वस्तु नहीं देख पाते थे, बार बार बुलाते थे, है ना। उनके लड़के को बुलाने के लिए दूर कहीं उनका लड़का खड़ा रहता था ब्रजेश, उसको मैं बार बार बुलाता था, जिससे क्या होता था मैं अपना काम नहीं कर पाता था। वो बोलता था कि यार तुम क्या है भैया निकट में रहते हो, दूर की वस्तु देख नहीं पाते हो। तो बस इससे दोस्तों आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पाते, और मायोपिया स्पेलिंग छोटी है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, और हाइपर मायोपिया में स्पेलिंग बड़ी आ जाएगी तो पास की वस्तु नहीं दिखेगी। अब हम दोस्तों निकट दृष्टि दोष तुमको नहीं, अब निकट दृष्टि दोष के दोस्तों कारण देख लेते क्या कारण होता है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होने लगता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है ना। फिर दोस्तों लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। क्वेश्चन दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों लेंस की क्षमता बढ़ जाती है ना। 3 पॉइंट है दोस्तों निकट दृष्टि दोष में कि लेंस की गोलाई दोस्तों बढ़ जाती है, लेंस की दोस्तों फोकस दूरी घट जाती है ना। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों लेंस की क्षमता बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। तो दोस्तों वस्तु दूर क्यों दिखने लगती है निकट दृष्टि दोष में, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों वो दूर वस्तु इसलिए दिखने लग जाती है क्योंकि प्रतिबिंब जो है दोस्तों रेटिना पे ना बनकर, यानी कि दोस्तों ये जैसे कि आँख है दोस्तों ये है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना के पीछे, यानी कि यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसके कारण से वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी, पास की तो दिख जाएंगी भाई। अब दोस्तों इसमें रोग का निवारण क्या हो सकता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई निकट दृष्टि दोष को आपको दूर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब तल, यानी कि अब तो तल में क्या दोस्तों आपको अब तल सही कराना पड़ेगा। जब आप दोस्तों आँख का अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो अब तो तल आपको सही कराना पड़ेगा भाई आँख का।
अब तल सही कराना पड़ेगा, जब भी सही होगा ये आपका दोष, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। अब तल तो सही कराना पड़ेगा, यानी निवारण के हम लिए दोस्तों हम कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस का, जिसको कि मायोपिया भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। अब है दोस्तों हाइपर मेट्रोपिया, ध्यान में रखना दोस्तों क्या बोल रहा है, हाइपर मेट्रोपिया, है ना। हाइपर मेट्रोपिया में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर स्पेलिंग हाइपर मेट्रोपिया पड़ी है मायोपिया, यानी कि हम इसमें पास की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं हेडिंग में कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखलाई पड़ती लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। जैसा कि मैंने आपको मायोपिया में दिखा दिया था दोस्तों कि स्पेलिंग मायोपिया की छोटी है तो बड़ी वस्तु नहीं दिख रही, और स्पेलिंग हाइपर मेट्रोपिया की बड़ी है तो वो पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष है दोस्तों जिसमें कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब दोस्तों इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, भाई लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। अब हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष के कारण देख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें ज़्यादा याद। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था दोस्त को, लेंस की गोलाई बढ़ रही थी, तो इसमें भी दोस्तों क्या हो रहा है, लेंस की गोलाई कम हो रही। इसमें दोस्तों कारण दोनों दोस्तों के उल्टे आ रहे कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, कारण दोस्तों लेंस की गोलाई बढ़ रही, लेकिन दूर दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई क्या हो रही दोस्तों, कम हो रही। वैसे ही दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि लेंस की फोकस दूरी घट रही थी, और इसमें दोस्तों दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तभी वो क्या बढ़ जाती है तो आगे दूर की चीज़ें दिखने लग जाती है, पास की चीज़ें नहीं कम दिखती। वैसे ही दोस्तों निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता बढ़ रही थी, भाई दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, लेंस की क्षमता घट जाती है ना। लेंस की क्षमता घट गई तो भाई क्या हो रहा है दोस्तों, पास की नहीं दिख रही है दोस्तों चीज़ें। अब दोस्तों इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो क्या होता है दोस्तों, पूछ सकता है इस रोग में, तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण क्या है दोस्तों, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त तो फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए कौन से फोकस दूरी के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस के फोकस दूरी का प्रयोग किया जाता है रोग के निवारण के लिए। अब हम दोस्तों इसमें तीसरी हेडिंग है, इसको कि हम बोलते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया को देख लेते कि ये क्या है, कि प्रेस बायोपिया होता क्या है ना। चौथे नंबर का दोस्तों दोष है ये। तो वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। तो दोस्तों वृद्धावस्था में हो जाता है जरा दृष्टि दोष, सभी को हो जाता है ये तो। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, आँख की जो है सामंजस्य क्षमता घट जाती है या दोस्तों समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इस रोग का दोस्तों निवारण क्या है? इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी कि डायफोकल लेंस का उपयोग, द्विफोक्सी लेंस है दोस्तों, जिसको कि दोस्तों उभयतल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों फोर्थ नंबर का भी दोस्तों एक होता है दोस्तों। फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं कौन सा मानव नेत्र से जुड़ा रोग है। तो दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता रोग तो किस में होता है दोस्तों, पूछ सकता है। तो आंसर है दोस्तों उसका नेत्र में होता है। क्या तो दोस्तों अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य रोग में होता क्या क्या? तो इसमें दोस्तों नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं भी देख पाता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पूछ सकता है कि अबिंदुकता रोग में क्या होता है। तो आंसर है दोस्तों नेत्र क्या होता है, क्षैतिज दिशा में तो ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है।
क्या पूछ सकता है दोस्तों कि अभिमुखता के निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों बेलनाकार लेंस का, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई। अब हम दोस्तों अभी आगे पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों एक नोट दिया है, इसको ध्यान में रख लेते हैं दोस्तों कि ये नोट क्या क्या है। कि रेटिना की शंकु यानी कि कोन्स, रेटिना की शंकु, शंकु को क्या दोस्तों इंग्लिश में कोन्स बोलते हैं। तो रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का एवं छड़ यानी कि रोड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। तो रेटिना की शंकु कोशिका से दोस्तों क्या होता है, किसका आभास होता है? तो आंसर है दोस्तों रंग एवं छड़ कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। तो रेटिना की शंकु से कौन सी चीज का आभास होता है? दोस्तों रंग का आभास होता है। और पूछ सकता है दोस्तों कि छड़ कोशिका से क्या आभास होता है? तो आंसर है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। तो जब भी दोस्तों आप किसी चीज को देखते होंगे तो दोस्तों उसका रंग आपको किस कारण से दिखाई दे रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कि जैसे कि सफेद बोरी रखी है, उसका सफेद रंग किस कारण से दिखाई दे रहा है? तो उसका आंसर है दोस्तों रेटिना की शंकु के कारण से दिखाई दे रहा है। वैसे ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश जैसे कि आप सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं दोस्तों, तो प्रकाश की तीव्रता किस कारण से दिख रही है? आँख के किस विशेषता के कारण से प्रकाश की तीव्रता दिख रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि छड़ कोशिका के कारण। क्या है भैया? छड़ कोशिका के कारण हमको तो बोले प्रकाश की तीव्रता दिख रही है ना, और रेटिना की शंकु के कारण हमको रंग दिख रहा है भाई प्रकाश का। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, वो इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन कितने सारे मैंने आपको डिस्कस करा दिए दोस्तों, सारे पार्ट्स में ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आते ही हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों नोट में सेकंड पॉइंट है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता, यानी श्लेष्मता को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा अंग सूज जाता, मतलब श्लेष्मता अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब कभी देखा होगा आपने आँख में, कई बार क्या होता है हम बाइक चलाते रहते, आँख में धूल चली जाती है दोस्तों। तो उसका दोस्तों कारण क्या है कि आँख क्या होता है दोस्तों, जिस कारण से क्या है सूज जाती है ना। और आँख का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल दिखने लग जाता है। कारण क्या है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका कारण है दोस्तों नेत्र का जो श्लेष्मता अंग है ना वो दोस्तों सूज जाता है। इस कारण आँख सूजी सी दिखने लगती है और लाल रंग हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जब आँख में धूल चली जाती है तो आँख सूज जाती है और लाल दिखने लग जाती है, तो कौन से अंग के कारण ऐसा होता है? तो आंसर है दोस्तों श्लेष्मता अंग के कारण ऐसा होता है, क्योंकि श्लेष्मता अंग सूज जाता है और आँख लाल दिखने लग जाती है। फिर है दोस्तों इसी में तीसरा पॉइंट कि आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आँख के रंग से मतलब क्या होता है? तो आंसर है दोस्तों आइरिस के रंग से मतलब होता है। आँख के रंग से मतलब क्या होता है दोस्तों? आइरिस के रंग से मतलब होता है। अब इसी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है दोस्तों कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी क्या होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी, और टेलीस्कोप को हम भाई दूरदर्शी बोल देते हैं। अब इसमें दोस्तों आता है, हेडिंग आती है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, आपसे हेडिंग पूछ सकता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है दोस्तों? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का आकार किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है दोस्तों वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अब दर्शन कोण दोस्तों जितना छोटा होता उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई देने लग जाती है। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में कि पूछ सकता है कि वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है ना। तो उसका दोस्तों आंसर है दोस्तों कि दर्शन कोण के कारण वस्तु छोटी दिखाई देती है। अर्थात दर्शन कोण जितना बड़ा होगा
उतनी वस्तु छोटी दिखाई देगी। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, वो दर्शन कोण जितना छोटा उतनी वस्तु छोटी, दर्शन कोण जितना बड़ा उतनी वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती। यानी कि 30 डिग्री का कोण होगा तो वस्तु थोड़ी सी छोटी, 60 डिग्री की अपेक्षा 60 डिग्री पे दोस्तों वस्तु थोड़ी सी बड़ी दिखाई देने लग जाए। अब है दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस पे बेस क्या है, न्यूमेरिकल आ जाता है। आवर्धन क्षमता से जुड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आवर्धन संचय यानी कि कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस कैपिटल D बाई F। क्या होता है दोस्तों, कैपिटल M इक्वल टू होता है 1 प्लस कैपिटल D बाई F। स्मॉल f का साइन है दोस्तों ये, वैसे तो है ना, ये दोस्तों ये किसका साइन है, स्मॉल f का, है ना। जहाँ d इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कैपिटल D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है और f इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी होती है। कैपिटल D इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होता है और f इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, जिसमें कि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर पे रखी है, तो इसकी आवर्धन क्षमता होता है। तो 1 प्लस कैपिटल D से हम बाई F से कर लेंगे कि 1 प्लस D इक्वल टू क्या 25 और F इक्वल टू हमने 50 मान लिया। तो 25 को जब 50 से आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और जो 2 जो वहाँ पे चला जाएगा, मतलब एलसीएम लेके 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल M यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी कैपिटल M इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगी दोस्तों। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, पूछ सकता है दोस्तों किसको बोलते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और जो लेंस आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस यानी कि आई लेंस कहते हैं। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक, अभिदर्शक लेंस का द्वारक जिसको कि ब्रैकेट में दोस्तों मुख्य व्यास भी बोलते हैं। अभिदर्शक लेंस के द्वारक को दोस्तों मुख्य व्यास भी बोलते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिदर्शक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आज की लास्ट हेडिंग से दोस्तों, है ना। फिर हम दोस्तों अगला जो दोस्तों कल पढ़ेंगे 213 नंबर के पेज। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितना ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितनी ही कम फोकस दूरी का लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता दोस्तों उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम कल इसमें आगे से पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक हेडिंग आएगी दोस्तों दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप आएगी, जो कि 213 नंबर के पेज से आएगी दोस्तों। तो हम दोस्तों इसको कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए दोस्तों। और मैंने दोस्तों इसकी जो फिज़िक्स जो भी दोस्तों लूसेंट जीके की एक प्लेलिस्ट बना दी है, ऊपर के दोस्तों आई बटन से भी इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। सारे दोस्तों मैंने 6 क्लास करा दी, अभी तक की सारी क्लास मैंने दोस्तों इस प्लेलिस्ट में डाल दी है फिज़िक्स की। और दोस्तों ये 7th नंबर की क्लास होगी, इसको भी, या 6 नंबर की, जो भी नंबर की होगी क्लास में दोस्तों, इसको भी फिज़िक्स के दोस्तों फिज़िक्स के लूसेंट जीके में डाल दूंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों इसे याद करते रहिए दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा देता हूँ, ट्रिकें भी बता देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको यहीं की यहीं चीज़ें याद हो जाए, आपको देखना नहीं पड़े। और मैं अभी दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव इसमें लेके आऊँगा, जिससे दोस्तों आपको सारा साइंस का डर ही ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले दोस्तों, जहाँ तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, है ना। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में दोस्तों लूसेंट जीके में 212 नंबर के पेज से पढ़ेंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।
है ना। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।